Hi guys, welcome back. So, we have already done the radiological features of OKC and the clinical features of OKC. So, in this video, we will be covering the pathogenesis of OKC and its histologic features. So, guys, let's get started. So guys, I have left this radiological types of keratocyst which has been given in 1970. तो इसको रेडियोलॉजिकली चार तरीके से क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंटल टाइप, सेकेंड वन इज इन्वेलपमेंटल टाइप, थर्ड इज एक्सट्रानियस एंड फोर्थ इज कोलैटरल टाइप. तो सबसे पहले आप आ जाओ रिप्लेसमेंटल टाइप में. सो इट इज़ अ cyst which is formed in place of normal teeth. जैसे आप यहाँ देखो येलो कलर में जो है वो आपके नॉर्मल टीथ को जहाँ डेवलप होना है वहाँ पर है. ठीक है. सेकेंड वन इज इन्वेलपमेंटल टाइप. नाम से पता चल रहा है दैट इट इज़ अ सिस्ट विच इन्वेलप्स द टीथ. ठीक है. तो इट इज़ अ सिस्ट विच एम्ब्रेसेस एन एडजेसेंट अनइरप्टेड टीथ. जैसे आप यहाँ देखो ब्लू कलर से जो मार्क्ड है. ठीक है. वो आपको दिख रहा है वो अनइरप्टेड टीथ है और उसको एक इन्वेलप की तरह सराउंड कर रहा है. Third one is extraneous. So it is a cyst which occur in ascending ramus away from the teeth. So it is as shown in diagram. वो brown color का है और वो ascending ramus में है, away from the teeth है. And the fourth one is collateral. It is a cyst which occurs adjacent to the root of the teeth and which are indistinguishable radiologically from lateral periodontal cyst. तो कोलैटरल सिस्ट किस चीज़ को बोलते हैं? जैसे आप ग्रीन कलर में देखो ये क्या है, ये रूट ऑफ द टीथ के एडजेसेंट है. ठीक है. तो बहुत बारी रेडियोलॉजिकली लेटरल पेरोडोंटल सिस्ट और ओकेसी में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है. सो दिस इज अ रेडियोलॉजिकल टाइप ऑफ केराटोसिस्ट. सो आप जब डायग्राम्स में देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर द रेडियोलॉजिकल टाइप्स ऑफ केराटोसिस्ट. सो इनको चार तरीके से क्लासिफाई किया गया था. ठीक है. और आप डायग्राम से इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड विद द पैथोजेनेसिस ऑफ ओकेसी. पैथोजेनेसिस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ओकेसी किस वजह से होती है. हमने इसका एक फैक्टर देखा था, जेनेटिक फैक्टर भी. ठीक है. तो ओकेसी कैसे उस चीज़ से लिंक्ड है, क्या मैकेनिज्म होता है ओकेसी का. ठीक है. So this we are going to study it in pathogenesis of OKC. सबसे पहले तो आप ये जानो कि hedgehog signaling pathway और PTCH म्यूटेशन जो होती है it will explain the pathogenesis of OKC. ठीक है. तो PTCH और that is PAST और SMO that is smoothened, ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन में. ठीक है. और जब PTCH और SMO मिलकर एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनका सप्रेसर इफेक्ट होता है ग्रोथ सिग्नल ट्रांसडक्शन में और फर्दर सेल का ग्रोथ को ये रोक देता है. ठीक है. बट इन केस अगर PTCH का म्यूटेशन हुआ है तो अब वो क्या है, अब वो SMO के साथ तो बॉन्ड कर नहीं पाएगा. ठीक है. पहले क्या था, नॉर्मल कंडीशन में PTCH और SMO मिलके एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे थे. बट जब PTCH में म्यूटेशन हुआ तो अब ये PTCH SMO के साथ नहीं बाइंड कर पा रहा है. तो SMO का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो लॉस्ट हो जाता है. एज अ रिजल्ट प्रोलिफरेशन और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट SMO का डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू जो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है. उसी तरह से देखो जब SHH जो होती है विच इज़ अ सोनिक हेजहॉग लाइगेंड, वो जब बाइंड करती है PTCH के साथ
तो वो भी इस इनहिबिशन को रिलीज़ कर देती है एंड इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ सिग्नल। ठीक है? तो अब देखो मैंने जो राइट साइड में लिखा है वो ये लिखा है कि जब एसएचएच पीटीसीएच के साथ बाइंड करी, ठीक है? तो जो इनहिबिशन था ना, देखो एसएचएच जब पीटीसीएच के साथ बाइंड करती है तो वो एसएमओ के साथ पीटीसीएच बाइंड नहीं कर पाती है, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट कि एसएमओ जो अर्लियर ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, वो अब उस ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर पाता है। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है कि फर्दर स्टिमुलेशन होता जाता है, ठीक है? तो आई गेस आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई बात है वो समझ में आ गई होगी। नाउ अब देखो आप इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो जब पीटीसीएच का म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है? और उसी टाइम पे एक्टिवेशन हो जाता है सोनिक हेजहॉग लाइगेंड का। तो अब देखो जब पीटीसीएच सोनिक हेजहॉग लाइगेंड के साथ बाइंड करती है, तो अब वो एसएमओ के साथ बाइंड नहीं कर पाती है। एज़ अ रिज़ल्ट जो एसएमओ है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? और जब एसएमओ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है? वो जो इंक्रीज़ करता है एक प्रोटीन का प्रोडक्शन व्हिच इज़ ग्ली प्रोटीन, ठीक है? और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, सेल का डेथ कम हो जाता है और सेल का सर्वाइवल पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब आप देखो ये 2 डायग्राम्स हैं आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है? तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम्स को देखो। वो एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें पीटीसीएच जो है वो एसएमओ के साथ बाइंड करती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाती है उसका सप्रेसर एक्टिविटी होता है, इफ़ेक्ट होता है ग्रोथ सिग्नल ट्रांसडक्शन में। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि फर्दर जो ग्रोथ सिग्नल का जो भी सिग्नल जा रहा था वो बंद हो जाता है, ठीक है? बट आप राइट हैंड साइड में डायग्राम देखो, जब एसएचएच लाइगेंड बाइंड करती है या फिर पीटीसीएच का म्यूटेशन हो जाता है, ये दोनों की वजह से क्या हुआ कि अब पीटीसीएच एसएमओ के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है। एज अ रिजल्ट एसएमओ का नंबर तो बढ़ गया है। अब एसएमओ फर्दर सिग्नल ट्रांसडक्शन को कंटिन्यू करता है, ठीक है? वो एक्टिवेट करता है डाउनस्ट्रीम जीन को और एज अ रिजल्ट उसका स्टिमुलेटिंग और प्रोलिफरेशन कंटिन्यू करता है, क्योंकि यहाँ पर एसएमओ को बाइंड करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि पीटीसीएच का म्यूटेशन हो गया। सो दिस इज़ अ मैकेनिज्म जो कि बताती है ओकेसी के पैथोजेनेसिस को। सो आई गेस इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग ऑन विद द हिस्टोलॉजिक फीचर्स। तो हिस्टोलॉजिकली हम लोग को कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं, तो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द अदर सिस्ट। सो स्टार्टिंग विद द हिस्टोलॉजिक फीचर्स, आप देखो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम एक पैराकेराटिनेस लाइनिंग एपिथेलियम देखते हैं, फिर एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल है, सैटेलाइट सेल है, सिस्ट के ल्यूमेन है, टॉम्बस्टोन अपीयरेंस ऑफ बेसल सेल्स देखने को मिल रहा है एंड देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ लाइनिंग एपिथेलियम फ्रॉम कैप्सूल। चलो अब इसको और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जो लाइनिंग एपिथेलियम होती है ना वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। पैराकेराटिनाइज सरफेस होती है जो कि टिपिकली कॉर्रुगेटेड, रिपल्ड और रिंकल्ड होती है। जो एपिथेलियम होती है इट इज़ 5 to 8 सेल लेयर थिक, ठीक है? और जो उसके बेसल सेल्स लेयर होते हैं ना वो पैलिसेडेड और पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है? दैट मीन्स जो न्यूक्लियस होती है वो अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और उसी को हम पिकेट फेंस और टॉम्बस्टोन अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है? जो सिस्ट की लाइनिंग होती है, एपिथेलियम होती है, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है और वो ऑर्थोकेराटिन और पैराकेराटिन या दोनों तरह के केराटिन को प्रोड्यूस कर सकती है, बट बहुत कॉमनली आपको पैराकेराटिन देखने को मिलेगा। देयर इज़ नो रेटरेजेस विच इज़ प्रेजेंट, इसलिए बहुत कॉमनली एपिथेलियम पील ऑफ कर जाती है, ठीक है? और एपिथेलियम भी थिन होती है, माइटोटिक एक्टिविटी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया एपिथेलियम का पार्ट। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको स्मॉल आइलैंड ऑफ एपिथेलियम देखने को मिलते हैं विच इज़ सेम एज दैट ऑफ लाइनिंग एपिथेलियम, ठीक है? और किसी किसी केसेस में आपको जो एपरेंट आइलैंड ऑफ एपिथेलियम, स्मॉल सैटेलाइट और डॉटर सिस्ट भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये डॉटर सिस्ट जो होती है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द फोल्ड ऑफ लाइनिंग एपिथेलियम, ठीक है? जब हम क्रॉस सेक्शन को कट कर रहे थे तो लाइनिंग एपिथेलियम का कुछ पार्ट जो है वो कट हो जाते हैं, तो वो मेरे को डॉटर सिस्ट की तरह देखने को मिलता है, ठीक है?
फिर आ जाओ डेंटॉइड फॉर्मेशन, इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल फाइंडिंग इन ओकेसी। बेसिकली डेंटेनॉइड फॉर्मेशन इज़ अ डिस्प्लास्टिक डेंटिन। तो वो भी कभी कभी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने बात की कि कनेक्टिव टिश्यू में जो डॉटर सिस्ट है, वो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जब हम सिस्ट को बेसिकली उसके क्रॉस सेक्शन को कट कर रहे थे स्टडी करने के लिए, तो कुछ फोल्ड्स जो होती है उसकी, सिस्ट की जो एंड्स होती है उसकी कुछ फोल्ड्स जब आती है ना हमारे क्रॉस सेक्शन स्टडी में, तो उसी को हम डॉटर सिस्ट की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बहुत बारी जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है हेसी ओडेंटोजेनिक एपिथेलियल कंपोनेंट में, तो हो सकता है वो डेंटोइड फॉर्म कर दे, ठीक है। फिर आ जाओ ल्यूमेन ऑफ द केराटोसिस। तो अगर हम ल्यूमेन ऑफ द केराटोसिस देखें तो वो स्ट्रॉ कलर फ्लूइड या कभी कभी उससे थिकर क्रीमी मटेरियल से फिल्ड होती है। जो ल्यूमेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा केराटिन होती है, और बहुत बार ऐसा भी केसेस देखने को मिलता है जिसमें कि ल्यूमेन में बहुत कम केराटिन है, ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल और हाइलीन बॉडीज़ देखने को मिलती है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब हम लोग ने इसका इलेक्ट्रोफोरेटिक मेजरमेंट किया उसके कंटेंट का, उसका जो फ्लूइड कंटेंट था, तो उसमें हम लोगों को पता चला दैट इट हैज़ अ वेरी लो कंटेंट ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है, एज कंपेयर टू पेशेंट का खुद के सीरम को जब कंपेयर करोगे उससे, ठीक है। बहुत बारी डिस्प्लास्टिक और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है लाइनिंग एपिथेलियम की, और ये बहुत अनकॉमन फाइंडिंग होती है, ठीक है। और केयरफुल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा से डिफ्रेंशिएट कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। So let's conclude the histologic features of OKC. So it has a regular parakeratinized stratified squamous epithelium without retipex. The epithelium is 5 to 8 cell layer thick. It has a well-defined basal layer with columnar or cuboidal epithelium cells having basophilic nuclei in palisaded manner, which is described as picket fence or tombstone appearance. It has a parakeratotic layer which is having corrugations. The cyst wall is composed of fibrous connective tissue, which is usually thin. The cyst wall may get mineralized and may include cholesterol crystal and restin bodies. Satellite cells or daughter cells may be seen. Mitotic figures is present in suprabasal layer. The cyst lumen is filled with thin straw-color fluid or thicker creamy material. Hyaline bodies or cholesterol crystal is seen at the site of inflammation. So this is all about the histologic features and pathogenesis of OKC. In next video we will cover the treatment part.